साथियों नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। आपके अपने YouTube चैनल सुभी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आज लेकर के आया हूं आपके लिए जीवाणु से संबंधित जीवाणु की संरचना और जीवाणु कोशिका, जिसको आज हम जानेंगे। और इस जीवाणु की संरचना या जीवाणु कोशिका के संपूर्ण जानकारी को लेकर के आया हूं, जो आपसे साझा करूंगा। और इससे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतिस्पर्धात्मक एग्जाम या उसके अतिरिक्त 12th क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी या बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही खास और अच्छी क्लास होने वाली है। तो आज मैं ज़्यादा समय न लेते हुए दोस्तों शुरू करता हूं कंटेंट को लेकर के। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि ये आपके सामने एक प्रारूपिक जीवाणु कोशिका बनी हुई है, जिस जीवाणु कोशिका में आप देख पा रहे होंगे कुछ नामांकन किए गए हैं, जिसमें कशाभिका, कणिका में आरएनए, राइबोसोम, कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड डीएनए, कोशिका भित्ति, मिजोसोम, पाइलाई, कैप्सूल और कोशिका झिल्ली। तो आज इन सब कोशिका के कोशिकांगों के बारे में हम बात करने वाले हैं। हालांकि पूर्व में मैंने पादप कोशिका प्रारूपिक, जिसका वीडियो 8 पार्ट्स में अपलोड कर रखा है, संपूर्ण जानकारी के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनने वाले और बड़े से एग्जाम के लिए बेहतरीन क्वेश्चन बनने वाले कंटेंट पर मैंने कोशिका अपलोड कर रखी है। तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर के देख सकते हो, उस संपूर्ण कोशिका की जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आज स्पेशल है दोस्तों जीवाणु कोशिका, जिसमें सबसे पहले बात करने वाला हूं कोशिका भित्ति की, क्योंकि हमें पता है कि जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का सर्वथा अभाव होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती हैं, जो सेल्यूलोज की बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती हैं, या अन्य कई प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थों की दोस्तों बनी होती हैं। लेकिन जीवाणु कोशिका में जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन की बनी होती है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? कोशिका भित्ति की बात कर रहा हूं। जी हां, इस संरचना की दोस्तों आपसे बात कर रहा हूं। जो आप ये मोटी परत संरचना देख पा रहे हैं, ये आपकी क्या है? तो ये आपकी कोशिका भित्ति की संरचना है। किसकी संरचना है? कोशिका भित्ति की संरचना है, जो जीवाणुओं में पेप्टाइडोग्लाइकन व म्यूरिन की बनी होती है। अब प्रश्न ये बनता है कि जो कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकन व म्यूरिन की बनी होती है, वो कार्य क्या करती है? कोशिका भित्ति क्या कार्य करती है कोशिका में? तो आपको दोस्तों पादप कोशिका में मैंने बताया था कि ये क्या करती है? दृढ़ता प्रदान करती है, आकृति देने का कार्य करती, आकार सुनिश्चित करती है, एवं उसके अतिरिक्त यांत्रिक व रासायनिक आघातों से सुरक्षा का कार्य करती है। क्या करती है? यांत्रिक व रासायनिक आघातों से सुरक्षा का कार्य करती। किसके सुरक्षा का कार्य करती है दोस्तों? तो कोशिका के सुरक्षा का कार्य करती है। कुछ जीवाणु जो होते हैं, जिनकी भित्ति में काइटिन व सेल्यूलोज भी उपस्थित होता है। कुछ अपवाद स्वरूप बैक्टीरिया होते हैं जिनमें काइटिन व सेल्यूलोज उपलब्ध होता है, जबकि हमें पता है सेल्यूलोज एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जैसे रुई, कपास, रेशा सेल्यूलोज का बना होता है। काइटिन का कंकाल जंतुओं में पाया जाता है, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ जीवाणुओं में या जीवाणु कोशिकाओं में काइटिन व सेल्यूलोज की उपस्थिति पाई जाती है। उसके बाद मैं बात करने वाला हूं नंबर 1 पॉइंट नोट और नंबर 2 पॉइंट नोट, जिनके बारे में मैं विस्तार पूर्वक बाद में चर्चा करूंगा दोस्तों। फिलहाल यहां बता दूं कि अभिरंजन के आधार पर, रंगने के आधार पर जो है 1884 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था H.C. ग्राम, जिन्होंने 2 भागों में जीवाणुओं को बांट दिया। और वो कौन से 2 भाग थे? एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। क्या नाम था वैज्ञानिक का? H.C. ग्राम। अभिरंजन के आधार पर इन्होंने जीवाणुओं को 2 भागों में बांटा। कब बांटा? 1884 में ग्राम पॉजिटिव व ग्राम निगेटिव। बैक्टीरिया के आधार पर, क्योंकि इनके नाम के आगे ग्राम लगा हुआ है, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, जिस पर संपूर्ण जानकारी आपको मैं दूंगा। कब? इस वीडियो के लास्ट में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में अंतर बताऊंगा, क्या दोनों में डिफरेंट होते हैं और क्या दोनों में विशेषताएं
पाई जाती हैं। उसके बाद बात करने वाला हूं दोस्तों कैप्सूल की। किसकी बात करने वाला हूं? कैप्सूल की बात करने वाला हूं। कैप्सूल होता क्या है, कैसी संरचना होती है? तो ये कोशिका की भित्ति जो होती है उसकी सतह पर पाई जाने वाली अवपंक रूपी संरचना होती है। कैसी संरचना होता है? अवपंक रूपी परत के रूप में होती है, जो दोस्तों वृद्धि करके फूल जाती है लेकिन बाद में सख्त होकर के कैप्सूल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? कैप्सूल का। यानी जो कोशिका भित्ति होती है, भित्ति के ऊपर या कह दूं परत पर अवपंक रूपी संरचना पाई जाती है और ये डेवलप करती है या वृद्धि करती है और फूल जाती है और फूलने के बाद सख्त हो जाती है और सख्त होने के बाद किस में दोस्तों परिवर्तित हो जाती है? कैप्सूल में परिवर्तित हो जाती है। कैप्सूल का निर्माण होता है। अब ये कैप्सूल जो होता है करता क्या है? तो इंपॉर्टेंट ये है, प्रतिकूल वातावरण, अनुकूल नहीं प्रतिकूल, विपरीत परिस्थितियों के समय में क्या होता है? खाद्य पदार्थों का संचय करता है। कौन करता है? जीवाणु कोशिका में पाई जाने वाली कैप्सूल रूपी संरचना जो होती है दोस्तों, वो क्या करती है? विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल स्थितियों में खाद्य पदार्थों का संचय करने का कार्य करता है। कोशिका झिल्ली, जैसे सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली दोस्तों सेल मेम्ब्रेन, सेम काम सेम वर्क। जैसा मैंने आपको पादप कोशिका पढ़ाया था और उसमें बताया था, सेम वही स्थिति है कि जो कोशिका झिल्ली होती है फॉस्फोलिपिड्स व प्रोटीन व पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है दोस्तों, पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। कौन? तो आपकी जो कोशिका भित्ति होती, कोशिका झिल्ली होती है सॉरी दोस्तों, वो फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। अब होता क्या है, ये कोशिका के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको आने से रोकती है और कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अच्छे पदार्थों को बाहर नहीं जाने देती। अर्थात सीधा बता दूं, यह एक प्रकार की अर्धपारगम्य चयनात्मक झिल्ली होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है अर्धपारगम्य चयनात्मक झिल्ली होती है, यानी जो कोशिका के बाहर अच्छे पदार्थ हैं उनको तो ग्रहण कर लेना और खराब पदार्थों को त्याग देना, खराब पदार्थों को अंदर आने से रोकना और अच्छे पदार्थों को अंदर से बाहर जाने ना देना या रोकना, इसलिए अर्धपारगम्य चयनात्मक झिल्ली भी कहलाती है। तो ये रही आपकी कोशिका झिल्ली। उसके बाद शब्द आया कणिका। कणिका में या कणिका जिन्हें हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। यह पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स क्या है? शर्करा है एक प्रकार की, आपने पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट जिसमें मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स एक प्रकार की शर्करा है प्लस लिपिड यानी वसा के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कणिका या कणिका में संरचनाएं जिन्हें ग्रेन्यूल्स कहते हैं। पॉलीसैकेराइड्स व लिपिड से इनका क्या होता है दोस्तों? निर्माण होता है। ये करते क्या हैं? तो आप देख पा रहे होंगे लिपिड्स तो ऊर्जा उत्पादन हेतु खाद्य पदार्थों का संरक्षण करते हैं, जबकि आपको बता दूं कार्बोहाइड्रेट भी एक अच्छा ऊर्जा का स्रोत होता है जिससे अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती है। शर्कराएं ऊर्जा का स्रोत होती हैं, लिपिड्स ऊर्जा के क्या होते हैं दोस्तों? स्रोत होते हैं। तो ये जो कणिकाएं हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स के बने होते हैं और ये ऊर्जा उत्पादन हेतु, ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु, एनर्जी निर्माण के लिए खाद्य पदार्थों का संरक्षण करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं। कशाभिका, हालांकि अलग अलग प्राणियों में गमन के लिए अलग अलग संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे प्राणियों में, जंतुओं में या अपने में कह दिया जाए पैर पाए जाते हैं। जैसे पैरामीशियम की बात करें तो सीलिया पाई जाती हैं जिनको पक्षमाभ कहा जाता है दोस्तों। अगर हम इसी तरह से बात करें अमीबा में पादाभ या कूटपाद पाए जाते हैं। इसी तरह से एक प्राणी होता है, बता चुका हूं पहले भी, इस प्रकार की संरचना होती है प्रोटोजोआ में, युगलिना, जिसमें कशाभिका पाई जाती है जिसके द्वारा यह प्रचलन करता है, गमन करता है। और बता दूं कि इसको प्रकाश संश्लेषी यानी स्वपोषी व परपोषी के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि जब प्रकाश मिलता है तो ये पादपों की भांति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन का निर्माण करता है, और जब इसे प्रकाश नहीं मिलता, प्रकाश की अनुपस्थिति होती है दोस्तों, तो ये क्या करता है? विषमपोषता का उदाहरण प्रकट करता है। तो इसमें यह संरचना जो है वो कशाभिका है या जिसे फ्लैजिलेट कहा जाता
है या फ्लैजिला कहा जाता है, जिसके माध्यम से गमन करता है। तो दोस्तों बनी किसकी होती है? जीवाणुओं में। जीवाणुओं में किसकी बनी होती है? तो एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है फ्लैजिलिन, और उस फ्लैजिलिन प्रोटीन से इनका फ्लैजिला का क्या होता है या कशाभिकाओं का क्या होता है दोस्तों? निर्माण होता है। फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। होती कैसी है? तो महीन तंतु के समान, धागे के समान संरचना पाई जाती है, और जीवाणुओं में गतिशीलता, गमन, जैसा कि मैंने पहले बताया, प्रदान करती है। पुनः रिपीट करता हूं, कशाभिका जीवाणुओं का गमनांग प्रचलन अंग होता है जिससे वो गति प्राप्त करते हैं। यह फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन की दोस्तों बनी होती है, महीन तंतुवत संरचना पाई जाती है। नोट, मैंने कहा था कई जीवाणुओं में कशाभिका अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती हैं। तो मैंने कहा इसको नोट नंबर 2, नोट नंबर 1, मैंने कहा बाद में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, बिट डायग्राम आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जीवाणुओं में कितने प्रकार की और कैसी कशाभिकाएं पाई जाती हैं। वैसे तो अभी दोस्तों बता दूं 6 प्रकार की मुख्य रूप से पाई जाती हैं, जो कि यहां मैंने लिख रखा है कि अगर विन्यास के आधार पर हम जीवाणुओं में कशाभिकाओं की बात करूं तो कुछ में अनुपस्थित होती हैं, बाकी मुख्य रूप से 6 प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा अनुपस्थित होती है, तो अनुपस्थित जिनमें होगी कशाभिका नहीं है तो अकशाभिक कहलाते हैं, अर्थात जिनमें कशाभिका की उपस्थिति ना हो दोस्तों। तो उनकी हम बात बाद में करेंगे। फिलहाल मैं इधर आता हूं न्यूक्लिक अम्ल। तो आपका न्यूक्लिक अम्ल की बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के हैं, पूर्व में बता चुका हूं, कोशिका में बता चुका हूं। डीएनए आरएनए, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहां पर डीएनए भी है और आरएनए भी है, और डीएनए कैसा है दोस्तों? तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। कैसा डीएनए? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। आप देख पा रहे होंगे यह आनुवांशिक पदार्थ द्विरज्जुकी होता है। कैसा होता है? द्विरज्जुकी, डबल हेलिक्स के रूप में होता है, डीएनए कहलाता है। और डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, या यूं कह दूं पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता के जो लक्षण होते हैं उसका ट्रांसफर संतति में इसी के माध्यम से होता है, जिसे संज्ञा डीएनए के लिए कहा गया बायोमॉलिक्यूल। अर्थात यहां पर मैं बात करने वाला हूं कि 2 प्रकार की प्रोटीन होती हैं, हिस्टोन और एहिस्टोन। जिन्होंने 12th एनसीईआरटी की बायोलॉजी पढ़ी होगी उसमें डीएनए पैकेजिंग पढ़ी होगी, वहां हिस्टोन और एहिस्टोन दोनों की बात आती है। तो यहां पर हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है, अर्थात हिस्टोन प्रोटीन दोस्तों क्या होता है? अनुपस्थित होता है, और केंद्रक झिल्ली आबद्ध नहीं होता, अर्थात केंद्रक आबद्ध नहीं पाया जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोकैरियोट है। क्या है? प्रोकैरियोट, क्योंकि कोशिकाएं 2 प्रकार की होती, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो इसमें कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है वो केंद्रक झिल्ली से आबद्ध नहीं होता है। तो ध्यान देंगे पुनः, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित, केंद्रक झिल्ली से केंद्रक आबद्ध नहीं होता है, और आनुवांशिक पदार्थ द्विरज्जुकी डीएनए पाया जाता है, उपस्थित होता है। लेकिन दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण की मैं बात करूं, जैसे उच्च कोटि के प्राणियों में हमने पढ़ा है, पादप कोशिका में आपको मैंने बताया, जंतु कोशिका के बारे में बताया कि यहां पर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य भाई आरएनए करता है। कौन करता है? आरएनए करता है। आरएनए की उपस्थिति होती है जिसे राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, और आरएनए से ही तो डीएनए का निर्माण होता है। तो यहां पर प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन है? आरएनए है। अगर हम बात करें, क्योंकि यहां राइबोसोम आप देख पा रहे होंगे, तो यह पूर्व का विषय है। प्लाज्मिड के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से 12th के बच्चे हमारे पढ़ते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि प्लाज्मिड का उपयोग किस प्रकार से होता है, और हम किस तरीके से जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, उसमें हम बड़े पैमाने पर सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं डीएनए के स्थानांतरण के लिए और उत्तम कोटि के पादपों के निर्माण के लिए, अन्य के निर्माण के लिए। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी है क्या? तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके
मानव के लिए उपयोगी उत्पादों का निर्माण करना ही तो बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है दोस्तों। जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है जो आज से नहीं प्राचीन काल से चला आ रहा है, जैसे अल्कोहल का निर्माण, सिरका का निर्माण, दही का निर्माण, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के परिणाम हैं। तो यहां पर प्लाज्मिड की बात करते हैं तो प्लाज्मिड क्या होते हैं? छोटे गोल द्विसूत्रीय डीएनए हैं। कैसे हैं? छोटे होते हैं, गोल होते हैं दोस्तों, द्विसूत्रीय डीएनए होता है और उसके अलावा इनका द्विगुणन भी स्वतंत्र होता है। द्विगुणन भी स्वतंत्र यानी फ्री करते हैं। और उसके अलावा प्लाज्मिड जो मुख्य गुणसूत्र, प्लाज्मिड जो मुख्य गुणसूत्र का भाग बन सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? एपिसोम कहलाते हैं। ध्यान देना, प्लाज्मिड जो मुख्य गुणसूत्र का भाग बन सकते हैं वो एपिसोम कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद बात आती है मध्यकाय की। देख पा रहे होंगे आप मध्यकाय रूपी संरचना कहीं ना कहीं जरूर होगी जिसे मिजोसोम कहते हैं। यह मध्यकाय है आपका। कोशिका भित्ति की दोस्तों आपके बात हो चुकी है, प्लाज्मिड की प्रेजेंट में बात हो चुकी है और डीएनए की बात आपके हो चुकी है। उसके बाद अभी आपका रह रहा है कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, आरएनए की बात हो चुकी है, कणिकामय की ग्रेन्यूल्स की बात हो चुकी है, कशाभिका की बात हो चुकी है। संरचना आप देख पा रहे होंगे, कोशिका झिल्ली के आपके बात हो चुकी है, कैप्सूल के आपके बात हो चुकी है और दोस्तों पाइलाई बच रहा है। तो ये संरचनाएं आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। जो संरचनाएं बच रही मैं उनके बारे में भी विस्तार से बात करूंगा। मध्यकाय मिजोसोम जिसे कहते हैं, भाई देखो, जो उच्चकोट के प्राणी या पादप या जंतु कोशिका में श्वसन की जो क्रिया संपन्न होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, शक्ति ग्रह कहलाता है, ऊर्जा ग्रह कहलाता है। उसी के माध्यम से हम श्वसन की क्रिया करते हैं और कुल मिलाकर के सीधी बात है ऊर्जा का उत्पादन होता है। लेकिन यहां माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु कोशिका में नहीं होता, तो उसकी जगह कौन लेता है? तो मिजोसोम, जो इस प्रकार की कोशिका भित्ति के झिल्ली के अंदर उभार युक्त संरचना पाई जाती है, यह मिजोसोम या मध्यकाय कहलाती कोशिका झिल्ली में अंदर की ओर पाई जाने वाली संरचना मिजोसोम कहलाती है। कहां पाई जाती है? कोशिका भित्ति, भित्ति के अंदर झिल्ली, झिल्ली के अंदर उभार युक्त या बल्ब के समान या वलयित एक संरचना पाई जाती है जिसे मिजोसोम कहते हैं। हां, बता चुका हूं कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करता है, पहले बता चुका हूं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है। जो ये संरचना आपको मैं पूर्व में बता चुका हूं, पहले पढ़ा चुका हूं, माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर नहीं है। और करता क्या है? कार्य क्या? श्वसन, ऊर्जा उत्पादन, विभाजन के समय पट निर्माण और डीएनए की पुनरावृत्ति करने का कार्य करता है। क्या क्या पुनः सुने? श्वसन का कार्य, ऊर्जा उत्पादन का कार्य, विभाजन के समय दोस्तों पट निर्माण का कार्य और डीएनए की पुनरावृत्ति का कार्य करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी पाइलाई बच रहा है, राइबोसोम बच रहा है, कोशिका द्रव्य बच रहा है। मैं तीनों पर थोड़ी थोड़ी बात करूंगा कि ऑलरेडी राइबोसोम बताया हुआ है, कोशिका द्रव्य बताया हुआ है, केवल पाइलाई नहीं बताया। अगर पूर्व की सेल आप देखेंगे जो 8 पार्ट में पड़ी हुई है, गारंटी देता हूं, वादा करता हूं कि एक एक चीज क्लियर हो जाएगी और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो बाहर से बन जाए, क्योंकि इस कंटेंट पर वो वीडियोस तैयार किए गए हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं राइबोसोम की। राइबोसोम अवसादन गुणांक के आधार पर दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। मेरे पास जगह नहीं है, अगर यहां दिख रहा हो तो मैं बता दूं, एक 70S प्रकार के जैसा आप देख पा रहे होंगे यहां लिखा है, दूसरा एक 80S प्रकार के होते हैं। तो जो 80S प्रकार के होते हैं वो यूकैरियोट में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट में 70S प्रकार के अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो सघन कणिकामय होते हैं। कैसे होते हैं? सघन कणिकामय होते हैं और ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। किसकी बात कर रहा हूं? राइबोसोम की, जो 70S प्रकार के हैं अवसादन गुणांक के आधार पर जीवाणु कोशिकाओं में। और ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल वह किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। और ये क्या होते हैं? सघन कणिका में होते हैं। खोज पहले बता चुका हूं लेकिन पुनः बता दूं, जॉर्ज पैलेड नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो राइबोसोम की उपस्थिति पाई जाती है और राइबोसोम जो होते हैं 70S प्रकार के पाए जाते हैं। एक लाइसोसोम होता है, बता चुका हूं, जिसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। जैसे किसी कोशिका का केंद्रक है,
केंद्रक में इस प्रकार की संरचनाएं आपने देखी होगी। अगर देखें तो ये क्या है, तो ये अंतःप्रद्रव्य जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरह की होती है, खुरदुरी और चिकनी। जिसमें राइबोसोम लगे होते हैं वो क्या कहलाती है, खुरदुरी, और जिसमें राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं वो क्या कहलाती है, चिकनी, यानी सॉफ्ट और रफ। ठीक है, तो इतनी जानकारी पर्याप्त है। ज्यादा जानकारी विस्तार से लेना है तो पूर्व में वीडियो देखे जाकर के कोशिका का। उसके बाद शब्द आया अपने पास पाइलाई। पाइलाई क्या है, ये बाल के समान सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं, प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों, पाइलाई प्रोटीन की बनी होती है। समान किसके संरचनाएं होती हैं, बाल के समान, हेयर के समान वाली संरचनाएं होती हैं और कोशिकाओं की सतह पर पाई जाती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये भित्ति है, ये झिल्ली है, इसको हम सतह मान लेते हैं। इसके ऊपर बाल के समान ये संरचनाएं पाई जाती हैं। अब ये कार्य क्या करती हैं, तो तरल माध्यमों में संयुग्मन व कोशिकाओं के चिपकने में मदद करती हैं। क्या, पाइलाई किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, कौन से प्रोटीन की, तो पाइलाई नाम है, तो पाइलिन प्रोटीन की। जगह नहीं है दोस्तों, मैं लिख देता हूं यहां पर, अगर दिख रहा हो आपको, पाइलिन। पाइलिन नामक प्रोटीन की बनी होती हैं, बाल के समान संरचनाएं होती हैं और तरल माध्यम में संयुग्मन एवं कोशिकाओं के चिपकने में मदद करती हैं। कब, जब तरल माध्यम होता है, जब तरल माध्यम होता है, क्योंकि वहां भी मैंने आपको बताया था कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं, चिपकी होती हैं, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जीव द्रव्य इधर उधर होता है। यहां पर कोशिका द्रव्य की बात आई है, पूर्व में बता चुका हूं लेकिन फिर बता दूं, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म, अर्थात कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी कोशिकांग किसमें, कोशिका द्रव्य में निलंबित होते हैं। अगर इसी कोशिका द्रव्य को प्लस केंद्रक द्रव्य को जोड़ दें तो दोनों का संयोजन या समागम क्या कहलाता है, मालूम है, क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य बराबर जीव द्रव्य, यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म बराबर प्रोटोप्लाज्म। तो दोस्तों इस कोशिका की मैंने संपूर्ण बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी दी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा दोस्तों। शायद उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और मैं यही आशा करता हूं कि आप वीडियो देखें और समझें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, तथा सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और लेकर के पुनः आपको मिलूंगा ये नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।